हम यहाँ कहाँ से करते हैं जो वैसे हो जाता है। गुड मॉर्निंग आप सभी तमाम स्टूडेंट का एक बार फिर से मैं अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। चलिए, शुद्ध मानसिकता के साथ, शुद्ध जिसको कहते हैं प्योर मेंटेलिटी के साथ मन शांत करते हुए आगे पढ़ाई कीजिए। और अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्योर मैथमेटिकल है, इसमें कहीं कोई लैंग्वेज नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत शांत रहना होगा। अगर आप शांत नहीं रहे तो फिर समझने में दिक्कत होगा, इसलिए बहुत शांत रहना होगा और मन शांत करके आपको अच्छी तरह से एक एक लाइन मैथमेटिकल को समझना है। तो फिर आप आराम से समझ जाएंगे और अभी क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए, अब गौर करना है आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है, देखिए भाई, ये है ये है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आज आपको बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्योर मैथमेटिकल थ्योरी है। अभी तक आपने सुना होगा कि तरंग गति दो प्रकार का होता है। एक है अनुप्रस्थ तरंग गति और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग गति। ये जो अनुप्रस्थ तरंग गति है वो है ट्रांसवर्स वेव मोशन, और ये जो अनुदैर्ध्य तरंग गति है ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड ट्रांसवर्स वेव मोशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में ही। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन। तरंग गति दो प्रकार का है, अनुप्रस्थ तरंग गति ट्रांसवर्स वेव मोशन, अनुदैर्ध्य तरंग गति लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश लाइट, ये ट्रांसवर्स वेव मोशन में चलता है जिसमें कण लंबवत दोलन करते हुए चलता है। और जैसे ये ध्वनि है, ध्वनि ये अनुदैर्ध्य तरंग गति में चलता है। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ये आगे पीछे होते हुए चलता है। लेकिन जो प्रकाश है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसीलिए ये इस तरह लंबवत दोलन करते हुए चलता है। तो अब मान लीजिए हम प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन प्रकाश तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण जाने ही नहीं, तो फिर प्रकाश कैसे पढ़ेंगे, इसलिए दिक्कत है। इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पढ़ाना शुरू किए हैं, ताकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर क्लियर है, उसी के अंदर प्रकाश है, उसी के अंदर प्रकाश है, प्रकाश के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग का बहुत लंबा रेंज है, सेवन टाइप का होता है, सेवन टाइप का होता है। इस सेवन में से जो बीच वाला है, बीच वाला तीन इधर बीच वाला जो है यही लाइट है। तो हम तीन इधर छोड़ के बीच वाला शुरू कर देंगे तो कैसा होगा। इसलिए हम यहाँ पे जो शुरू किए हैं ये सातों को पहले बताएंगे, तब हम बीच वाला पे बताएंगे कि प्रकाश क्या है और ऑप्टिक्स क्या है। तो देखिए, तो समझना ये है कि प्रकाश या ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसे प्रूव करना है, याद कर लिया कि भाई प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। लेकिन प्रूफ क्या है इसका, और साइंस आपको पता है प्रूफ पे चलता है, केवल फिगर दिखा देने से नहीं होता है। केवल फिगर दिखा दिए दिस तो नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, और प्रूफ ही प्योर फिजिक्स है, वही थ्योरी है। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, मैंने पहले भी कहा था क्लास में
कि आप सबको जो प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेजें कहाँ प्रॉब्लम है। तो कुछ क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को पहले हम डील कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन 0% होना चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो गया है उसको तत्काल क्लियर करना चाहिए, और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो वो कन्फ्यूजन आपका सब दिन के लिए रहता है, लंबे समय तक रहता है। इसलिए कन्फ्यूजन अगर है उसको तुरंत क्लियर कीजिए। इसलिए देखिए, तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, कंडक्शन करेंट और डिस्प्लेसमेंट करेंट के बारे में क्वेश्चन आया है। जबकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हम साफ साफ पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी उसको एक बार आपको फिर से बताते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन आता आया है तो हो सकता है कि आपका भी हो। एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर इस पर ध्यान दें, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, तो गौर ये करना है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। देखिए भाई, ये वाला अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पहले कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ लीजिए। कंडक्शन करंट, इसको लिखना नहीं है, इसको किसी को लिखना नहीं है, बस केवल समझा रहे हैं। सबके पास कॉपी में लिखा हुआ है, बस एक बार समझना है, केवल लिखना नहीं है, समझना है। कॉपी में आप सब लिखे हुए हैं। देखिए, तो कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का हिंदी होता है चालन धारा। चालन धारा, एकदम मन शांत करके समझिएगा। कंडक्शन करंट का हिंदी होता है चालन धारा। ये डिनोट किया गया आईसी से। कंडक्शन करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये समझना है। पहले जो था, एम्पियर वैज्ञानिक ने धारा के बारे में बताए थे। धारा के बारे में किसने बताए थे? बहुत पहले एम्पियर ने। चार्ज के बारे में बहुत सारे सिद्धांत किसने दिए? कूलम्ब ने। इसलिए करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। अब गौर कीजिएगा कि एम्पियर वैज्ञानिक का मानना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एम्पियर वैज्ञानिक का मानना है कि धारा तार से ही चल सकती है। धारा तार से ही चल सकती है, बिना तार के नहीं। तो पहले उसी धारा को कंडक्शन करंट कहा गया। तो यहाँ पर है करंट, करंट विच, विच लिखना नहीं है किसी को, समझने के लिए केवल बता रहे हैं। करंट विच मूव थ्रो, करंट विच मूव थ्रो कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर, it is called conduction current, it is called conduction current। लिखना नहीं है, बस समझना है। एक बार लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था इसीलिए। अब देखिए, वह धारा जो चालक तार से होकर चलती है उसे चालन धारा कहते हैं। वह धारा जो चालक तार से होकर चलती है उसे चालन धारा कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर इस धारा का मान होता है dQ/dt, मतलब आवेश में परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं। ये पहले से परिभाषा था एम्पियर के समय से, और अब मैक्सवेल के समय में क्या हो गया कि दो धारा हो गया, इसलिए इस धारा को जो तार से चला उसको क्या कहा गया? कंडक्शन करंट। तो यही है कंडक्शन करंट, इसी को आईसी से डिनोट करते हैं। प्रणाम। अभी तो क्लास ले रहे हैं। तो इस धारा को कंडक्शन करंट कहते हैं, और ये जो धारा कंडक्शन करंट है ये वो धारा है जो तार से होकर ही चलता है। और अब प्रश्न है कि तब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहते हैं? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिनोट किया गया आईडी से। इसको हिंदी में कहा गया विस्थापन धारा। ये लिखना नहीं है किसी को, जो पहले से लिखे हुए हैं। विस्थापन धारा केवल समझने के लिए दोबारा बता रहे हैं। देखिए भाई, ये केवल समझने के लिए दोबारा बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा,
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है द करंट which is produced due to the change in electric field and move without any conductor and move without any conductor it is called displacement current. देखिए भाई, अब आपका कंसेप्ट बहुत साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको पहले भी कई बार बोले हैं और एक बार आज फिर से समझा दिए हैं। देखिए, वह धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, वह धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और बिना किसी चालक के ही चलता है, तब उसे विस्थापन धारा कहते हैं। देखिए भाई, अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर विस्थापन धारा का जो मान है ID इक्वल टू, इसको पीछे प्रूव किए हैं, कितना होता है एप्सिलॉन नॉट और ये होता है d∅dt। इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। इस करंट को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बहुत ये भारी चीज नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूजन का कोई चीज नहीं है। अगर तार से धारा चल रहा है तो वो कंडक्शन करंट है, और यदि बिना तार के चल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। चलिए, समझ गए। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए जो मैक्सवेल वैज्ञानिक ने बताए थे, इस सिद्धांत को देख लीजिए। इस सिद्धांत से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ध्यान स्थिर करके देते हैं तो दिस दैट इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, नाव हमेशा एक पैर पे होनी चाहिए। दो नाव पर अगर पैर रखेंगे ना, तो ना इधर का रहेंगे ना उधर का। इसलिए ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो धारा आ रही है ये कंडक्शन करंट है, और इधर से जो धारा जा रही है ये भी कंडक्शन करंट है, लेकिन इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा है, दिस करंट इज द कंडक्शन करंट। इसी करंट को हम लोग इस यहाँ से जो यहाँ तक धारा जा रही है, इसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और इस करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं। समझ गए? ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट पहले पढ़ा दिए हैं, यही था। इसका फिर से एक बार दोबारा समझा दिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था। अब देखिए, तो बिना तार से जो चला वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो तार से चला वो कंडक्शन है। क्लियर है? दोनों का फॉर्मूला भी पहले से लिखा हुआ है। आगे देखिए, अब आगे जो एक और क्वेश्चन आया है कुछ स्टूडेंट का, उसके बारे में भी बता देते हैं। तो ये था कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि पहले से पढ़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था, इसलिए फिर से समझा दिया। अब एक और क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है रेडियो का प्रसारण के बारे में। रेडियो के प्रसारण को लेकर एक और क्वेश्चन आया है। रेडियो का प्रसारण कब हुआ? देखिए, रेडियो के प्रसारण का अगर सवाल है, तो रेडियो के प्रसारण का अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे गौर कीजिए। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, यानी कि रेडियो का प्रसारण को लेकर कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, उसका भी जवाब हम दे देते हैं। रेडियो प्रसारण, देखिए भाई, रेडियो प्रसारण के बारे में कल के क्लास में बताए थे, और रेडियो के बारे में जब कल के क्लास में बताए हैं, उसमें रेडियो का प्रसारण को लेकर हम वहाँ पर एक पॉइंट लिखे थे। उसमें हम लिखे थे कि देखिए, रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ सबसे पहले 1998 में
मार्कोनी पुट ऑन थ्योरी 1998, 1900 नहीं होगा, 1800 ईस्वी में थोड़ा सा हो जाता है। देखिए 1898 में मार्कोनी ने एक थ्योरी दिया। उसी थ्योरी में विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज करते हुए उन्होंने रेडियो वेव का खोज किया। तो यहाँ पर रेडियो वेव का खोज हुआ। ऑब्जर्व रेडियो वेव, ऑब्जर्व रेडियो वेव। उन्होंने रेडियो वेव का खोज किया। जब उन्होंने रेडियो वेव का खोज किया 1898 में, अब उन्होंने इस तरह के तरंग को 1900 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा या 1901, इन्होंने जो है रेडियो रेडियो वेव को ब्रॉडकास्ट किया। रेडियो वेव इज ब्रॉडकास्ट। रेडियो वेव जो है ब्रॉडकास्ट हुआ। कब? मार्कोनी के द्वारा। कब हुआ? 1900 में भी एक बार हुआ और 1901 में हुआ। ये कहाँ के बीच हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच। इंग्लैंड टू अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच ये मैसेज भेजा गया प्रसारण के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। लेकिन रेडियो का जो एक्चुअल प्रसारण है वो हुआ वो हुआ 24 दिसंबर 1906 को। रेडियो का जो प्रसारण हुआ ये हुआ 24 दिसंबर 1906 को। कल क्लास में मिस्टेक से लिखा गया था 6 दिसंबर 1924। ये यहाँ लिखा गया था, ये यहाँ लिखा गया था। इसका मुझे अफसोस है मिस्टेक से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है उस तरह से कभी कभी लिखा जाती है। आपको समझना होगा, आपको ध्यान देना होगा इस बात पर। तो ये 24 दिसंबर 1906 को हुआ। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ, ये किया गया कनाडियन साइंटिस्ट, कनाडियन साइंटिस्ट आर सिंडन। ने कैनेडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 24 दिसंबर 1906 को प्रसारित किया। कहाँ किया? इन अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक सी में इसका प्रसारण किया गया, जिसमें बहुत सारे जहाज पर रेडियो दिया गया था और रेडियो का प्रसारण बहुत से लोगों ने सुना। इस प्रकार से रेडियो का प्रसारण हुआ 24 दिसंबर 1906 को। इसके बाद इंडिया जून, ये जून कितना जून था ये स्पष्ट नहीं है। जून 1923 फर्स्ट रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। और कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। पहले बॉम्बे कहलाता था और आजकल अब क्या कहलाता है? मुंबई कहलाता है। बॉम्बे का नया नाम क्या हो गया है? मुंबई हो गया। तो देखिए भाई, तो ये था आपका रेडियो के बारे में। तो रेडियो के बारे में एक बार कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन किए थे और कल के क्लास में बताए थे रेडियो के बारे में। तो जो क्वेश्चन है अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर यही है कि 1898 में मार्कोनी ने रेडियो से संबंधित थ्योरी दिए थे और 1991 में रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंग्लैंड और अमेरिका बीच मार्कोनी के द्वारा। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मार्कोनी, ये बाय मार्कोनी के द्वारा हुआ था। और फिर इंग्लैंड और अमेरिका के बीच 24 दिसंबर 1906 को कैनेडियन साइंटिस्ट थे आर सिंडन,
जो कि वाजिब में रेडियो का सही रूप में अगर प्रसारण कहेंगे तो यही है 24 दिसंबर 1906। तो 24 दिसंबर 1906 को रेडियो का सही रूप में प्रसारण हुआ था। एक कनाडियन साइंटिस्ट ने अटलांटिक महासागर में किया था और वो दूर दूर तक बहुत सारे जहाज पर, नाव पर बहुत सारे नाविकों ने, कैप्टन जो जहाज के थे, उन सब ने सुना था। तो रेडियो का सही प्रसारण तब 24 दिसंबर 1906 को पूरे विश्व में हुआ। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो जून 23 में फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया और ये बम्बई में किया गया, जिसको आजकल हम लोग मुंबई बोलते हैं। तो ये था आपका रेडियो के बारे में। अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो बात है हम लोगों का, उसको अब हम लोग ध्यान से लेते हैं और आगे अब चलें। देखिए अगला पॉइंट। देखिए भाई, अब आपके सामने न्यू पॉइंट है, न्यू टॉपिक है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति। देखिए अगला पॉइंट है आपके सामने, विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति का अनुप्रस्थ प्रकृति का अनुप्रस्थ प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति। देखिए भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है, अब ये हम लोगों को समझना है। इसमें सबसे पहले कुछ बातों को नोट कीजिए, उसके बाद ये फिगर आपको देंगे बनाने के लिए, इसको आपको बनाना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग the electromagnetic wave is propagating perpendicularly with respect to the electric field vector and magnetic field vector and magnetic field vector and magnetic field vector। चलिए भाई रीस्टार्ट लिखना शुरू कर दीजिए, आप सब लिखना शुरू कर दीजिए। पॉइंट है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ तरंग उसे कहते हैं जब कोई तरंग अपने गमन की दिशा के लंबवत दोलन करते हुए चलता हो, उसे अनुप्रस्थ तरंग गति कहते हैं। अब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग गति की है। अब इसका हिंदी बोल रहे हैं, इसका हिंदी यहाँ पर बोल रहे हैं, हिंदी आप लिख लीजिए या यहाँ पे लिख देते हैं इसका हिंदी, उसके बाद फिर समझा देंगे। विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र सदिश और 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 चुंबकीय क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के लंबवत दोलन करते हुए गमन करता है,
गमन करता है, करते हुए गमन करता है, गमन करता है। देखिए भाई, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के लंबवत दोलन करते हुए गमन करता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्स एक्सिस में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड तब इसका जेड एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये शायद कम दिखेगा आपको, वही कलर ठीक दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और इसका वेग क्या है? c। तो गौर करना है, यह जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन करता है। जब लंबवत दोलन करते हुए चलता है तो प्रकृति कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। तो अनुप्रस्थ प्रकृति होगी इसकी, और यही हम लोगों को समझना है। अब यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर जो है इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक एक क्यूबिकल यानी कि 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इट इज 3 डायमेंशनल डायग्राम, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग इस तरफ चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र इधर और चुम्बकीय क्षेत्र इधर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब इस तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड तब इस तरफ होगा। तो यही बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये सभी आपस में परपेंडिकुलर बना रहा है, सभी आपस में क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, चलिए आप सब यहाँ तक नोट कर लिए हैं, इस फिगर को भी नोट कर दीजिए। ये फिगर नोट हो जाएगा सबसे, इस फिगर को भी नोट कर दीजिए, उसके बाद इसके बारे में आगे बताते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। हेलो, क्या हुआ? नोट हो गया? चलिए भाई, आगे अब देखते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अब आगे बढ़ना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इसको प्रूव कैसे करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग गति में चलता है।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग गति में चलता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए गौर करना है। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं और ये फिगर इस तरह से है। फिगर आप सभी ड्रॉ कीजिए, इस समय नहीं तो लग जाएगा ज़्यादा। ये एक फिगर है और ये एक प्रकार से क्यूबिकल है। ये क्या है? क्यूबिकल है, ये क्यूबिकल फिगर है। अब गौर कीजिए, ये जब क्यूबिकल फिगर है तो इस कंडीशन में अब आपको ध्यान देना है कि जब क्यूबिकल फिगर है इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग इस तरफ ले रहे हैं। इधर है ये एक्स एक्सिस, इधर है ये वाई एक्सिस और इधर है ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें जो है इतना सा ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इतना सा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह के क्षेत्र में, जैसे ये दीवार और ये दीवार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। ये इस तरफ जो है एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, तो इधर क्या हो गया? एक्स डैश। तो इस तरफ जो है हम लोग एक्स डैश को ले रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ क्या है? ये एक्स डैश है, तो इधर एक्स डैश है। तो इधर जब एक्स डैश है तो देखिए इधर एक्स डैश है और इधर क्या है? एक्स है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये ध्यान देना है हम लोगों को कि इस स्थिति में इधर जो है इसका जो एरिया है, एरिया हम लोग इसको लेते हैं क्या? ds। इसका नाम ले लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया ए बी सी डी, नीचे वाला चारों, बॉटम वाला नीचे वाला ए बी सी डी, और ये हो गया ए बी सी डी हो गया, और ये फिर हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। ये पी क्यू आर एस हो गया, है ना। अब इस स्थिति में समझना है कि ये जब पी क्यू आर एस हो गया और ये इस तरह, तो अब बताना है, प्रूव करना है कि किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा कैसे, ये बात हम लोगों को साबित करना है। देखिए, इसको साबित करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर यही करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जब अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है तो सबसे पहले मैक्सवेल का एक इक्वेशन बताए थे। मैक्सवेल का इक्वेशन जो कि गॉस वैज्ञानिक ने मैग्नेटिज्म में दिए थे, याद है? गॉस वैज्ञानिक ने मैग्नेटिज्म में दिए थे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू जीरो। कब? ये क्लोज लूप बन रहा है, और ये जब क्लोज लूप बन रहा है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स in a closed loop is zero। क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो है वो जीरो होता है। तो ये पूरा एक क्या है? क्लोज लूप है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जब जीरो होगा तो ये इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, और वेक्टर बी ने यहाँ पर वेक्टर ई होगा, वेक्टर ई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसे अभी हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ये पीछे इसी चैप्टर में पीछे बताए हैं गॉस लॉ, जो कि मैक्सवेल वैज्ञानिक ने इक्वेशन के रूप में चुने थे मैग्नेटिज्म से, इसी चैप्टर में है, बताया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये जो लगा है ये पूरे लूप में लगा है, पूरे लूप में लगा है। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब इसमें से x के लिए, y के लिए, z के लिए, पूरे के लिए निकालेंगे। तो एक एक करके फिर सबका निकालेंगे, एक्स एक्सिस का, फिर एक्स डैश का, फिर वाई का, फिर वाई डैश का, फिर जेड का, फिर जेड डैश का, सबका निकालेंगे।
तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इस तरफ से गौर करना है। इस जगह हम लोगों को देखना है बाय फॉर एक्स एक्सिस के लिए चलते हैं। देखिए फॉर एक्स एक्सिस, जब हम लोग एक्स एक्सिस के लिए चलेंगे, एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ई और डॉट हो जाएगा वेक्टर डीएस। ये एक्स एक्सिस के लिए है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई डीएस और ये हो जाएगा कॉस जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अगर ए और बी दो वेक्टर हो तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी एस कॉस थीटा। इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ई इंटू ई, इसको एक्स से सूचित करेंगे, ये हो गया ई एक्स, और यहाँ पर ये हो गया ई एक्स और इंटू क्या हो गया एस, इंटू हो गया वन, तो यहाँ पे मान आ गया ई एक्स इंटू एस, है ना, ये ई एक्स इंटू एक्स हो गया। गौर कीजिए, अब यहाँ पे हम लोगों को वो सब जो है ना वो सब गूगल से फॉल्स बना हुआ होता है, वही सब फालतू बात लिखता है, सबको एकदम हाइड कीजिए। तो ये हो गया इतना। अब आगे देखिए इसी में अगला नंबर, अब इसी तरह से हम लोग फॉर निकाल लेते हैं, और एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस के लिए जब निकालेंगे तो एक्स डैश एक्सिस पर क्या होगा गौर करना है। एक्स डैश एक्सिस के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा एक्स डैश, ये होगा वेक्टर ई एक्स इंटू हो जाएगा डीएस वेक्टर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स डैश इंटू हो जाएगा एस और इंटू हो जाएगा कॉस 180। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया किधर हो गया एक्स डैश इस तरफ हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180, तो एंगल यहाँ पर 180 हो गया, इसलिए इसका मान आ गया 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स डैश इंटू एस और ये -1, यहाँ पर हो गया माइनस ई एक्स और इंटू हो गया एस, माइनस ई एक्स इंटू हो गया एस, इसका वैल्यू हो गया माइनस ई एक्स इंटू एक्स। अब देखिए, अब यहाँ से इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं फॉर वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे लेंगे फॉर वाई एक्सिस, तो फॉर वाई एक्सिस के लिए चलते हैं। जब वाई एक्सिस के लिए चलेंगे तो वाई एक्सिस के लिए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर वाई और इंटू हो जाएगा डीएस वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ई वाई इंटू हो गया एस इंटू हो जाएगा कॉस 90। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस में है और एरिया किधर चला गया वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया चला गया वाई एक्सिस, एंगल कितना बनेगा 90, तो यहाँ पर इसीलिए एंगल का मान हो गया 90। तो एंगल का मान इसलिए कितना हो गया 90। जब एंगल ये 90 हो गया तो ये हो जाएगा ई वाई इंटू एस इंटू जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, वैल्यू जीरो हो गया। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे और वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस के लिए जब चलेंगे ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई वाई डैश इंटू हो जाएगा डी एस और ये वाई डैश, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ई वाई डैश इंटू एस और ये भी हो जाएगा कॉस 90, क्योंकि y जो है ऊपर गया और y जो है ऊपर गया और y डैश कहाँ गया नीचे गया, एंगल तो दोनों में क्या बना 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसमें भी एंगल 90 डिग्री होगा और इस जगह ये तब हो जाएगा ई वाई डैश इंटू हो जाएगा एस इंटू जीरो, इसका भी वैल्यू क्या आ गया जीरो। अब यहाँ पर चलेंगे फॉर जेड एक्सिस के लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए हो गया, अब जेड के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग फॉर जेड के लिए, तो फॉर जेड एक्सिस, जब जेड एक्सिस के लिए चलेंगे तो जेड एक्सिस के लिए ध्यान देना है, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई जेड वेक्टर डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू, ये जेड के लिए है,
ये हो जाएगा ई जेड, ई जेड हट जाएगा, फैक्टर हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हट करके यहाँ पर आ जाएगा इंटू एस और इंटू हो जाएगा कॉस 90। इसको भी सॉल्व करेंगे, ई जेड इंटू हो गया एस इंटू हो गया जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू जीरो हो गया। अब आगे जेड डैश का देखते हैं, जेड डैश का कितना होगा, जेड डैश का कितना होगा, तो यहाँ पर फॉर जेड डैश एक्सिस, जेड डैश एक्सिस के लिए जब चलते हैं तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया वेक्टर ई जेड डैश इंटू हो गया डी एस और इक्वल टू हो गया, ये हो गया ई जेड और इंटू एस और इंटू हो गया कॉस 90 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ई जेड इंटू एस इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू हो गया जीरो। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है, इस स्थिति में ये सब गड़बड़ कर रहा है। एकदम हाइट कीजिए। देखिए अब तीनों एक्सिस का हम लोगों को निकल गया है, तीनों एक्सिस का निकल गया है। अब तीनों एक्सिस का जब निकल गया एक्स वाई और जेड, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे नौ, नौ नेट, नेट मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds और यहाँ पर हो गया नेट और इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये टोटल का लगा रहे, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वेक्टर ई एक्स इंटू हो गया ds, ये प्लस ये x के लिए हुआ, फिर हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वेक्टर ई एक्स डैश और इंटू हो गया ds, ये प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया ई वाई वेक्टर और इंटू हो गया ये ds वेक्टर, ये y प्लस हो गया ये इंटीग्रेशन, ये हो गया ई वाई डैश वेक्टर और इंटू हो गया ds, फिर यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया ई जेड वेक्टर, क्योंकि सभी का जो छठ होगा निकाले हैं सभी को जोड़ देंगे टोटल निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई जेड वेक्टर डॉट वेक्टर ds और प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा ई जेड डैश वेक्टर डॉट वेक्टर ds। इतना आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं कि वाजिब में ये मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में यहाँ पे नहीं है, ये वाजिब में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज लूप भी जीरो, यहाँ पर इन बाय गॉस लॉ इक्वल टू इतना। अब देखिए गौर कीजिए, इस जगह हम लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर जो मान है सभी वैल्यू जब आपस में जुड़ गया तो अब सभी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सभी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो नेट वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, नेट वैल्यू हम लोगों के पास पहले से क्या है, जीरो है। इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, ये है ई एक्स इंटू एस, है ना, और इसका वैल्यू कितना है, यह है माइनस ई एक्स डैश इंटू एस और ये प्लस क्या है जीरो, प्लस क्या है जीरो, प्लस क्या है जीरो, प्लस क्या है जीरो। देखिए भाई अब गौर कीजिए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम सब दिन पढ़ाते रहे हैं और सच्चाई ईमानदारी ही सबसे बड़ा चीज़ है। हो सकता है छल प्रपंच धोखा करके कोई आदमी कुछ दिन के लिए तो कुछ कर सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो देखिए, तो गौर कीजिए यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर ई एक्स इंटू एस है, माइनस ई एक्स डैश इंटू एस है, ये सब जीरो हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको जब इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर ई एक्स इंटू एस ये इक्वल हो जाएगा
और ये हो जाएगा ई एक्स डैश इंटू एस। एस एस यहाँ पर कैंसिल हो गया, एस एस कैंसिल हो गया, तो पता चल गया कि ई एक्स इक्वल टू हो गया ई एक्स डैश। ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई एक्स डैश हो गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक निश्चित एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वह भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत है। इससे ये साबित हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों के साथ लंबवत है। इसीलिए कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसको लिख देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x axis x axis is equal for x dash axis so the so the electric field is perpendicular electric field is perpendicular with the electromagnetic wave ये विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ क्या है, लंबवत है। इसका मतलब हुआ कि इसका हिंदी भी लिख देते हैं। एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र और एक्स डैश अक्ष का विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर है आपस में बराबर है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली। तो विद्युत क्षेत्र जो है x का x डैश का बराबर हो गया, जिससे ये साबित हो गया कि विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या है, लंबवत है। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तब सिमिलरली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक field is also perpendicular with electromagnetic wave इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत है। अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या है, लंबवत है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज
ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। अतः 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 विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का है, अनुप्रस्थ प्रकृति का है। तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का है, और इससे यह साबित हो गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जब भी गमन करेगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही दोलन करेगा। और इस तरह से हम लोग अब इसका डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत है। बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, लंबवत है। और ये बिल्कुल जब लंबवत हो गया, इससे साबित होता है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही दोलन करता है। जैसे ये बिल्कुल लंबवत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इससे यही साबित हो गया है कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और विद्युत चुंबकीय तरंग आपका एक्स एक्सिस में चल रहा है। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस, बट इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग चल रहा है। इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है संचरण। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। तो ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। अब देखिए भाई, तो यहाँ पर यही है ट्रांसवर्स नेचर, यही है ट्रांसवर्स नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यही है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये साबित हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और ये बिल्कुल प्रूव हो गया, जिसमें ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसी तरह प्रूव करेंगे, हम कर सकते हैं, हम लोग नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी परपेंडिकुलर है विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसलिए साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति पूर्णतः अनुप्रस्थ होती है। तो थैंक यू, आज इतना ही। अगले दिन फिर आगे बढ़ेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपना मेहनत कीजिए और लगन से पढ़िए, मेहनत कीजिए। सारा चीज़ आपको बताएंगे, ए टू जेड सारा पॉइंट बताया जाएगा, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ईमानदारी और सच्चाई से बोलेंगे। जो आज तक मेरा सिद्धांत रहा है बस उसी पर चलेंगे, और न्यू मेथड, नया अप्रोच, नया तरीका से हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा सोच है। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।